अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसका मुआहिदा हो गया। हाँ जी। हुकूमत का दावा है कि ये मुआहिदा, ये अरेंजमेंट पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की जानिब गामजन करेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि दुआ ये की जाए कि ये आखिरी मुआहिदा हो IMF के साथ। इन्हीं तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ऑनलाइन वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपको मुबारक हो, बल्कि सारी कौम को मुबारक हो कि मेरी दिन रात की मेहनत रंग ले आई है। खैर मुबारक। ये सियासी रंगबाजों का जो प्रोपेगंडा था उसके बावजूद डिफ़ॉल्ट का मैंने अल्लाह के फजल से दस्ती, बल्कि इन गुनाहगार हाथों से, इन कर्जदार हाथों से मुकाबला किया है। और आप देखें कि अल्लाह के फजल से मैंने उनके जो तमाम प्रोपेगंडे थे उनका कला कमा कर दिया है। जे जाए कि IMF, मैं यहाँ आपको ये अर्ज़ करता चलो, ये देखें, IMF के साथ मुझे वैसे तो फरीद साहब यूं ही दंगल करना पड़ा जैसे जापान में सोमो पहलवान आपस में टकराते हैं। वो मैं समझता हूं कि मैं एक छोटा सोमू था और वो पहाड़ जैसा सोमू, मगर मैंने अल्लाह के फजल से अपने ये मुआशी दाव पेच इस्तेमाल करके उस पहाड़ को बिछाड़ा है। जबरदस्त, क्या बात है। कुछ खुदा का खौफ करें आप लोग यार, कैसी बातें कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आप कर्जा मिलने के ऊपर। यानी डार साहब, ये मौका कोई शादियाने बजाने का तो नहीं है। लुड्डियां आप ऐसे डाल रहे हैं जैसे कोई मार्का सर करके आ गए। कर्जा मिलने पर कौन खुश होता है? देखिए फरीद साहब, ये तो आप बाप कह रहे हैं ना कि ये लम्हा शादियाने बजाने का नहीं है। अगर आखिरी लम्हे तक IMF ना मानता तो मैं समझता हूँ कि शादियानों ने नहीं बजना था, अलबत्ता यहाँ बैंड जरूर बज जाती है हमारी। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। देखें फरीद साहब, मैं कर्जा लेकर खुश नहीं हूँ, मैं कर्जा मिलने पे खुश हूँ। कौन बंदा जो है वो कर्ज लेके तो खुश होता है? मैं भी ये समझता हूँ कर्जा जो है वो एक तो वजन बढ़ रहा है, मगर कर्जा मिला है जो, उस पर तो आप खुश होने दें। बजाएं जी, बजाएं तालियां आप। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ जे, क्या बात है। 2-2 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। देखें, अभी आप अपनी बात छोड़ें, आप मुल्क की तरफ देखें, रियासत की तरफ देखें। ये मुल्क का मसला है, ये सालवियत का मसला है। IMF चाहता था कि हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका बन जाए, बल्कि श्री पाए लंका बन जाए। अल्लाह के फजल से ना हमने इसे श्रीलंका बनने दिया, ना पाए लंका बनने दिया। डॉक्टर साहब, आप जो खूबियां गिनवा रहे हैं, और गौरी साहब जो आप जो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब को, हर बंदा यहाँ लाखों रुपए के कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, और डॉक्टर साहब अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे जो कड़ी शराइत IMF ने दी हैं। क्या अवाम पर वो बोझ नहीं पड़ेगा? बोझ तो पड़ना है अवाम के ऊपर, कर्जा तो वापस करना है, कोई हमने लेके खा थोड़ी जाना है। ये देखें फरीद साहब, ये कर्जा को आसानी से नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि बैठे बैठे कर्जा मिल गया? मैंने पता नहीं कहां से IMF को फोन करवाया है, और आधी आधी रात को मैंने फोन करवाया है। मैंने कहा कच्ची नींद से उठेगा तो फिर ये मानेगा। आपको पता है, आप सोए हो, आपको बेगम आपके को कच्ची नींद में उठा के को बात करे तो आप गुस्से में कह देते हैं कि अच्छा यार कर ले। तो मुझे ये मालूम था, इसलिए मैंने आधी रात को फोन करवाया, और वही हुआ कि उसने कच्ची नींद में कह दिया यार दे दो यार, कर्जा दे दो। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, मजीद जो है बोझ पड़ गया है। जब नहीं कर्जा मिला था तो आप समेत सारे लोग ये कह रहे थे कि कर्जा मिलना ही नहीं है, इनको कर्जा किसी ने देना ही नहीं है। हमारे मुखालफिन जो हैं वो इसी तरह बगले बजा रहे थे कि इनको कर्जा नहीं देगा IMF। तो उस पर मैंने मेहनत की है, और आप उसको दाद देने की बजाय आप देखें, ये जो पिछली 4 साल हुकूमत थी उसने तो ये हुकूमत की गाड़ी जाम कर दी थी, बल्कि जगह जगह से पंक्चर हो गई थी गाड़ी। बल्कि आप इस बात की दाद दें कि हमने पंक्चर गाड़ी मोटरवे पे डाल दी है, और इंशाल्लाह मंजिल के पे पहुंच के आपको दिखाएंगे। देखिए बात सब, मैंने ये कोई आसानी से नहीं किया है। मेरी तो पूरी टीम को यकीन नहीं था कि ये कर्जा मिल जाएगा। फरीद साहब, मैं आपको बताऊं, लेकिन देखें, मैं हौसले में था, मुझे पता था कि मैं इंशाल्लाह कर्जा ले लूंगा, क्योंकि मुझे बाबा मईशत ऐसे ही नहीं कहते। लेकिन डॉक्टर साहब, देखें फरीद साहब, 1 मिनट मेरी बात सुने। मैंने 7 दफा बजट पेश किया हुआ है। 7 घर तो बिल्ली फिरे तो वो अपने बच्चे पाल लेती है। मैंने 7 दफा बजट पेश किया हुआ है। आप ये ना जहन में अब लाएं कि मेरी शक्ल बिल्ली से तो नहीं मिलती। मैं अल्लाह के फजल से वफाकी वजीर हूँ, और मैं मईशत का अल्लाह के फजल से
बाबा कहलवाया हूं। डॉक्टर तो साहब जी मेरी तो पूरी टीम को यकीन नहीं था कि कर्जा मिलेगा, मगर अल्लाह के फजल से मुझे यकीन था। मैं तो अक्सर दिल में गुनगुनाता रहता था यकीन के आएगा ये कर्जा भी, था यकीन के आएगा ये कर्जा भी, मेरी कोशिश से ये होना था भी। क्या कहने लगा। ये देखे फरीद साहब, जहाँ पे ताली बनती है ना वहां पे ताली निकल जाती है। तो बाबा मईशत साहब, कर्ज से हटके कुछ मुस्तकिल प्लान की तरफ भी तो सोचें, या सिर्फ कर्ज ही लेते रहेंगे हम? फरीद साहब आप ये देखें, आप ये पिछली 4 साल हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया है इस मईशत का, उसे तो संभाल लेने दे खुदा के वास्ते। आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप ये देखें कि डॉलर कहां चढ़ा हुआ था। डॉलर तो गली मोहल्ले का असील कुकड़ बना हुआ था, जो मोहल्ले की सबसे ऊपर वाली ममटी पे बैठ के कोको 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 कर रहा होता है। उसको जितना मर्जी आप आ करे वो नीचे नहीं आता। अगर आप उसे हाथ डालने की कोशिश करें वो छलांग लगा के किसी और दूसरी ममटी पे जा बैठता है। तो अल्लाह के फजल से आप ये देखें कि मैं डॉलर को नीचे लेके आया हूं, मैं इस असील कुकड़ को नीचे लेके आया हूं, और इंशाल्लाह मैंने इसको किसी दिन छुरी भी फेर देनी। डॉक्टर साहब, मईशत तब ठीक होगी जब कुकर शोरबे वाला बनेगा। गोगे मईशत के मुतालिक तुम्हारी इंफॉर्मेशन का फिटे मुंह। आप फरीद आप ये देखें कि मैंने ये कुकड़ जो है ये कौडी पे आटा लगा के पकड़ा है, और मैं आप देखें देसी तरीके से मैंने ये इस कुकड़ को पकड़ा है, और इंशाल्लाह आप ये देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मईशत बहाल होगी और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन। आप अगली जो 5 साल हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हमारी, उसमें देखिएगा। देखें मौका तो मिले ना, मौका नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की बहाली जो है, मईशत की बहाली या इस मुल्क की तरक्की, उसका राज सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जब वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये मुल्क देखे किस तरह तरक्की करता है। डॉक्टर साहब, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? देखें ये बात तो आपको उनका ट्रैवल एजेंट ही बताएगा। मिल गया जवाब आपको। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप इस IMF डील की जो क्रेडिट है पीएम साहब आपको दे रहे हैं, आप पीएम साहब को दे रहे हैं? जी बिल्कुल इसमें पीएम साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है वो जो मैंने असील कुकड़ पकड़ा था वो मैंने पीएम साहब को पकड़ाया हुआ था, और मैंने उनसे जब कहा कि IMF को फोन करें तो उन्होंने वो कुकड़ बगल में डाल के तो एक हाथ से IMF को फोन किया। और बिल्कुल उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, बड़ी मेहनत है उनकी भी। मगर डॉक्टर साहब, UAE और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैसे देने की यकीन दहानी कराई है। पीएम साहब ने इस पर आर्मी चीफ के किरदार को सराहा है। इससे पहले वाले वजीर आजम जो थे वो भी आर्मी चीफ की इसी तरह की कोशिशों को सराहते थे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि हमारी फौज के सरबराह जाएंगे, मईशत के इस्तेहकाम में अपना ये किरदार अदा करेंगे? आखिर को प्लान तो आपने देना है ताकि हम इस तरह की सिचुएशन को बार बार ना फेस करें। देखिए फरीद साहब, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। मुल्क की हालात इस तरह के हैं। कई दफा ऐसे घर में भी घर के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि आप मोहल्ले की दुकान से उधार सौदा लेने जाएंगे, भाजी 1.5 दर्जन अंडे दे दियो, अम्मी कहती है कल पैसे दे देंगे, और वो कह देता है कि यार मुझे आप लोगों पे एतबार नहीं, आप अपने वालिद साहब को लेके आए। तो अगर जनरल साहब गए हैं तो उनको ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ करें मुआहदे और मैं गारंटी देता हूं, तो इसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं। मुल्क के हालात इस तरह के हैं। तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब का वाकई इसमें कलीदी किरदार है। डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, होता तो ऐसे ही है। ये थैले के बच्चे दुकान से सौदा लेने गए तो दुकानदार ने कहा जाओ अपने अब्बा को लेके आओ फिर सौदा दूंगा। फिर थैला गया है, थैले को भी उसने सौदा नहीं दिया, और इसको भी उसने यही कहा है कि जाओ अपने अब्बा को लेके आओ फिर सौदा दूंगा। तो डॉक्टर साहब, फिर आपका क्या किरदार रहा इस सारी सिचुएशन के अंदर? देखें फरीद, अगर मैं ये समझता हूं कि अगर वालिद साहब ने फोन कर भी दिया कि यार आप ठीक है अंडे दे दें, मैं गारंटी देता हूं, तो जो अंडे लेके आया उसका किरदार वहां मौजूद तो है ना। जी अंडे घर तैयार ना लियाना बड़ी गल है, अंडे राज टुट भी सकते सी। बहुत शुक्रिया। साहब, डॉक्टर साहब कौन सा डॉलरों की बोरी अपने हाथों पे उठा के ला रहे हैं? फरीद जो बात आप
फिर बात को उस तरफ को लेके जा रहे हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि सहाफियों के साथ ज्यादती होती है। डार साहब ने सहाफी को थप्पड़ मार दिया, ये भी आपने सारे मीडिया के ऊपर आपने मशहूर कर दिया हुआ है आप लोगों ने। डार साहब मगर मारा तो है आपने थप्पड़, आप भी गुस्से पे काबू नहीं रखते। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। ये आप देखें, आप अपनी मर्जी की खबर गढ़ लेते हैं। मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उस सहाफी के गाल पे थपथपाया है जरूर। डार साहब आपने इतनी जोर से थपथपाया कि उसका कैमरा ही हिल गया। नहीं, उसने उस थपकी को थप्पड़ बनाने के चक्कर में अपना कैमरा हलाया, ऐसी कोई बात नहीं। डार साहब सहाफियों को छोड़ें, अब ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि फिलहाल तो डिफॉल्ट का खतरा टल गया, मगर 9 माह बाद क्या होगा? सवाल तो बड़ा जेन्युइन है उनका। फरीद साहब, मैं तो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आप 4 साल स्वेटर बुन रहे थे। जो मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा तो ये जवाब है कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे डार साहब, आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से कोई प्लान नहीं है। देखें, मैं यहाँ पे फरीद साहब आपको ये बात बता दूं, जब हम इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत में आएंगे, आम आदमी को रिलीफ देने के हक में मैं देखें, मुझसे अगर पूछें कि आम आदमी को रिलीफ देने के, तो मैं तो हक में ही नहीं हूँ। देखें इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं कि ना रहेगा आम और ना कोई लगाएगा गुठलियों के दाम। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें, आके दोबारा इंशाल्लाह सबको वो खास आदमी बना देंगे इंशाल्लाह। डार साहब, रिलीफ मिलेगा तो खास आदमी होगा ना। फरीद साहब, मेरे पास जो आम आदमी को खास बनाने का अल्लाह के फजल से नुस्खा है ना जी, मेरे पास जो है उसमें 7 बजट का अरक और निचोड़ शामिल है, और उसको जब मैंने अपने तजर्बे की सिल पे रगड़ा इंशाल्लाह, तो ऐसी माजून तैयार होगी कि सबको अफाका होगा। अच्छा जी। वैसे फरीद साहब, आप तारीख उठा के देख लें, अगर इस मुल्क में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है तो वो हमारे दौर में ही हुई है। जी, लॉर्ड फेकर फिर वही तरक्की आप बताएंगे कि मोटरवे हमारे दौर में बनी, सीपैक हम लेकर आए, एटम बम हमने चलाया। नहीं तो और फरीद साहब मुझे बताएं, क्या बताएं, हमारे दौर में कबाब इतना लंबा था, या क्या बताएं सीख पे तिक्का इतना मोटा होता था, या क्या बताएं कि मुर्गे की सज्जी आपके जुल्फी से तगड़ी होती थी, क्या बताएं रजाई जितना नान होता था। क्या आप चाहते क्या है? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सब्जी आला भी बैठा रहिंदा, मैं क्या रात नू सब्जी बेचना है, हाडे घर जाके भी ताडी नू कोलों बेइज्जती होना हुंदा है, इत्थे ही बैठ रहिंदा। अच्छा यार, बड़ी बारिश हो रही है, मैंने तो लाहौर में ऐसी बारिश पहली बार देखी है। हाँ जी, बारिश बड़ी हो रही है। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। बारी साहब, गाना तो आपने बड़ा अच्छा गाया है, बड़े सुर में गाया है, लेकिन ये गाने भी तब अच्छे लगते हैं सुनते हुए जब बारिश का पानी ना खड़ा हो, लोगों की गाड़ियां ना बंद हो। हमारे यहाँ तो बारिश रहमत बन जाती है। पानी दे ना खलोते गलियां च के पैर रखन नू थां नहीं लभदी, बहुत ही गंद पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ? पुत्र सब्जी लैन गई सा। अम्मा किसी और की ड्यूटी लगा देती हैं, आप बारिश में चली गई। तेरी ड्यूटी ला दिया, छड्ड दे इथों प्रोग्राम च उठ के मैनू सब्जी ले आ। पुत्र मैं अपने काम आप ही करनी आ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਦਦ। ओ नाले जरा थोड़ी सैर हो जाती है, नाले काम हो जाता, पर बड़ी ही बारिश हुई है। हाँ जी, तू सुना, तू ठीक है पुत्र? हाँ जी माँ जी, ध्यान से माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह दा, माँ ठीक ही। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है माँ जी। अल्लाह खैर करे, गुत करे, करवाल चढ़ जाते। अच्छा माँ जी, जरूर करूंगी। माँ जी आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। पुत्र मैं ले हांडी चारनी है, मैं आंदी सा फटाट कुछ पका छड्या, अच्छा, फिर दोपहर ले मैं सौ रही आ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
साडा वावा चंगा है दुकानदार। अच्छा जी वैसे ते सारा लाहौर ही अद्धी रात तक खुलिया रहिंदा है, हाँ जी पर सब्जी वाला भी बैठा रहिंदा है। जी जी मैं क्या रात नू सब्जी बेचना है, साडे घर जाके भी ताडी नू कोलों बेइज्जती होना हुंदा है, इत्थे ही बह रहिना। मैं फिर ले आनी आ सब्जी, अच्छा सवेरे सवेरे फिर उठना पैंदा नमाज आस्ते, ते मैं फिर सौ रही हाँ, ते फिर मैं राती ही पका छड्डनी आ, नींदर नहीं आउंदी राती। हाय हाय अम्मा इतनी बारिश में ना अकेले ऐसे ना जाया करें, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ बड़ी बारिश हुई है, मैनू एकदम चेता आया परसों ते हला होई सी बारिश दी। जी माँ जी मैं क्या किधरे उत्ते पर नाले बंद होए होन ते छाती ना पड़ी होवे। मेरा फिर भतीजा है ना तारा, मैं ओनू बुला लेनी आ। अच्छा मैं कहा जा उत्ते बेह जाके पुत्र छत ना भरी होवे। अच्छा गया उत्ते ते उत्तों आंदा मां उत्ते ते तलाऽ बने है। मैं क्या हुन तैरन ना लग पवी, खोल डके पुत्र पानी निकले पर नालियां चों, हाँ वरना फिर कंधा च वड़ जांदा है। अम्मा जी बारिश दे च पकौड़े ते बनाए होंगे। ओए बनाए सन थोड़े जे, फिर वो बिल्ली ने मुंह मारिया ते मैं खादे ही नहीं। दे दियो गोगे नू अम्मा जी, वो बिल्ली वाला ये धो के खा लेगा। पुत्र थोड़े जे पकौड़े ने, वो की आंदे ने ऊंट के मुंह में जीरा ते गोगे के मुंह में पकौड़े। अम्मा लोगों को बारिश में निकास का मसला है, वो सोचते हैं आप जैसे बता रही कि परनाला ना भर जाए, कोई शापर ना हो, गोगे को पकोड़ों की पड़ी हुई है। पुत्र पकौड़े की बनाने ने महंगाई इतनी हो गई ये, किसे शह नू भी हाथ लाओ ते आग ही लगी पई। हाँ जी बात तो सही है अम्मा आपकी, लेकिन आपके बच्चे तो बाहर होते हैं, आपको महंगाई से क्या। बाहर केड़े दरख्तां तो पैसे तोड़ देने, पुत्र जेड़े बाहर ने हो ते बेचारे सगों इन्नी मेहनत कर देने। हाँ आंदा मेरा मुंडा अम्मा ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੇਲਮੈਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ अच्छा ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਉਂਝ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, हाँ हाँ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੈਸ ਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਬਾਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਾਲੋ। सही ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। अम्मा महंगाई को रिवर्स गियर लगने वाला है। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो गया है, 3 अरब डॉलर हमें मिलेंगे, डॉलरों की बारिश होगी, महंगाई कम होगी। ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ये किसने कहा है? ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਨੀਆਂ ਵਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਠੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਨ ਡਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ, हाँ सऊदी अरब ने पैसे दे छड़े, इस तरह थोड़े मुल्क चलते ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ अम्मा, कदी कि नहीं? और कदों देंगे, साडे अपने पूरे हो जाते। लेंदे ने जेड़े होरे किथे जांदे ने, माड़ा बंदा ते उंजे ही बेचारा खज्जल होंदे। हाय यहाँ ते है ना कर्जा मिले ते टमाटर सस्ते हो जान, बिल्कुल कर्जा मिले ते आटे दा थैला सस्ता हो जावे, कर्जा मिले ते तंदूर वाले रोटी सस्ती कर देन। वो सारा कुछ उत्थे ही होना ते कर्जा असां की मिट्टी ते सुहा ते खेल लेना है। हाय अम्मा हुकूमत कह रही है महंगाई कम होगी, रिवर्स गियर लगेगा। आहो पुत्र, हुकूमत जेड़ा कहंदी है ना, इंज मेरा एक भतीजा मस्त हो,
ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ अच्छा ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਅੰਮਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੇ हाँ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲੀਮ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋ सस्ती, ਜਾਏਗੀ हाँ। ਮੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਭੈੜੇ ਹੀ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰੇ ਕੋ ਦਵਾ बिल्कुल हाँ, बजा आपके तो बच्चे बाहर से पैसे भेजते हैं तो आप महंगाई का शिकवा कर रही हैं जो लोग यहाँ कमा रहे हैं फिर उनका क्या हाल होगा बिल्कुल सर ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਨੀਆਂ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ हाय हाय ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ ओए होए ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪੈੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਨ ਖਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਖਾਨੀ ਆ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ अच्छा ਅੜਿਆ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाय हाय पता ही नहीं चल माँ जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अकेली हैं और 60-70 हजार रुपए में गुजारा नहीं होता तो जिस घर में 15 लोग रहते हों या 12 लोग रहते हों उनके घर में लोग जो है 15-20 हजार रुपया कमाते हैं कैसे गुजारा करते होंगे बड़ा मुश्किल है पुत्र दूर क्या जाना ये थैला थैले के 9 बच्चे हैं खैर से अम्मा अच्छा ये कैसे करता होगा 9 बच्चे साडी नूह दा नाम बिल्ली है अम्मा जी ये मजाक कर रहे हैं मेरे 4 बच्चे हैं और गुजारा वाकई बहुत मुश्किल हो गया नहीं हुंदा गुजारा पुत माँ जी मैं तो हुक्मरानों से फेडअप हो चुका हूँ मैं तो सोच रहा हूँ मैं अब खुद ही इलेक्शन लड़ूं ओह ताकि रही सही कसर भी निकल जावे गौरी साहब इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए कहाँ से लाएंगे इतना पैसा ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ तुम वाह फिर लोग वोटें नहीं देंगे लोग गोगे को देखेंगे शुआत मिट्टी इत्थे किन्ने माड़े नु वोट देना जे पुत्र अनपढ़ कौम इत्थे पढ़ी लिखी कौम होवे ते ओ वेखे ना हाँ माड़ा तगड़ा नहीं वेखना बिल्कुल चंगा मंदा वेखना है हाय 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 ये ते अनपढ़ बेचारे लोग ये ते सोचते ने जिसके पास नोट है उसी का वोट है ये ते इन्ने ची बेचारे खुश हो जाते ने इन्हां दी गली पक्की करा दियो इन्हां दा मुंडा स्कूले दाखल करा दियो घट लंबरां वाला इन्हां दी बत्ती चोरी फड़ी गई है इन्हां दा मीटर फेर लुआ दियो इन्हां दा मुंडा जेब कतरा सी ओ जेल च ओनू बाहर कढा दियो वाह 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 ए वोट दे छड़ देन हाय ए कोई नहीं सोचदा के साडे लई नहीं मुल्क लई केड़ा चंगा है वाह वाह क्या खूबसूरत बात किया कोगे जी अम्मा जी पुत्र आना है फिर पकौड़ियां लेके छोड़ छड़ा नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए पौधों की गोडी करते हुए 2 दफा सांप लड़ा है मुझे हाय वो तो अल्लाह का आसान है कि मुझे कुछ नहीं हुआ दोनों दफा सांप ही मरा है सांप फिर अपनी फैमिली को बता गया कि इस बाबे को नहीं लड़ना कर उसके बाद अल्लाह के फजल से सांप तो नहीं लड़ा कभी मगर इस उम्र में ये हुकूमत लड़ गई हमें हाय वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात पंजाब में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं
ऐसे ही चंद मुलाजमीन हमारे दरमियान आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, ना मंजूर, एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, ना मंजूर। और सर वैसे ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या है? इनका एहतजाज बनता भी है वैसे, क्योंकि जी। पंजाब में जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन है, हाँ जी। जो पेंशन लेते हैं, इस बार जो बजट आया जी, उस जी। बजट के अंदर वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने, यानी हाँ अगर आप विफाक की बात करें, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा जी। की, वहां पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा किया गया और अच्छा। पेंशन में 17.5%। ठीक। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये तनख्वाहों में इजाफा 30% है, जी। लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, और वो ज्यादती इस तरह से कि उनकी पेंशन में महज 5% इजाफा किया गया है। और यही वजह है कि ये सारे सरापा एहतजाज हैं। एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, ना मंजूर, एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, ना मंजूर। ये 5% भी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है, बीमार आदमी हूं। अभी डॉक्टर से होकर आया हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। भाई लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे पंजाब वालों के साथ क्या सलूक हो रहा है। ज्यादती तो है आप हाँ लोगों के जी। साथ ये। ऐसी वैसी ज्यादती, ईमानदारी से नौकरी की है भाई जी। 3 मेरी बेटियां और बेटा कोई नहीं, तो फिर भी इस पेंशन पे जिए तो कैसे जिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाय। अफसोस तो इस बात का है हजूर, ये हुक्म उन लोगों ने जारी किया है जिनकी 38 साल मैंने खिदमत की है। हाय। सरकारी माली रिटायर हूं जी मैं। दुख ये है कि मैंने सारी जिंदगी इनके घरों को फूलों से सजाया, इन्होंने मेरे फूलों को मसल दिया। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं बाबूजी। फरीद साहब, दवाइयाँ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। हाय। 34 साल इस मुल्क की खिदमत की है फरीद बेटा, अब हमें ये बोझ कहते हैं। भाई बोझ तो वो है इस मुल्क पे जो 5 साल के लिए आते हैं और अपनी नस्लें सवार के चले जाते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप लोग तो वो पेंशनर्स हैं जिनकी गुजर औकात या जिनका वाहिद सहारा पेंशन होती है। आप बताइए जनाब, आप भी अपने बारे में कुछ कहिए। हाँ। मुझे तो मालूम नहीं था कि आपका टॉपिक क्या है। आपने मुझे बुलाया फरीद तो मैं आ गया। ये इन गरीबों का मसला है, मेरा तो ये मसला नहीं है। आप भी तो रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं। भाई जब नौकरी होती है, इख्तियारात पास होते हैं, तो खुद अपना इतना कुछ बना लो कि ना आप इन लोगों की तरफ देखो। देखा आपने, ये जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, हाँ जी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आला सरकारी अफसरान हैं जो अपनी मुलाजमत के दरमियान रहते हुए यहाँ पाकिस्तान में मुलाजमत करते हैं, जी। अपने बीवी बच्चों को बैरून मुल्क सेटल करते हैं। अच्छा। जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो ऐसी ही बात करते हैं, उन्हें इन जैसे गरीब पेंशनर्स का कोई दुख दर्द नहीं। ओ भाई, बात ये है कि जब आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर फैसला इंसाफ से नहीं होता, तो जब आपके पास इख्तियारात होते हैं तो आप क्यों इंसाफ करते हैं, क्यों ईमानदारी से नौकरी करते हैं? अब आप देखिए ना कि ये है तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि बेईमानी है, ये ना इंसाफी है कि आप मुल्क के अंदर पेंशन बढ़ा रहे हैं अगर, तो भाई आप बाकी सूबों में, तमाम सूबों में आपने 17.5% बढ़ाई पेंशन, तो पंजाब जहां पे मुल्क का ज्यादा हिस्सा रहता है, वहां किस लिए आपने 5% बढ़ाई? आप ये बताइए जरा। ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं, वो वजीर आला हो या वजीर आजम हो, वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब ने क्या कसूर किया इनका? ये कसूर किया कि इनको लीडर बनाया, और जब लीडर बनाया है तो ये अगर इंसाफ नहीं कर रहे तो फिर आप क्यों नौकरी करते हुए इंसाफ करें भाई? ये बेचारे बेवकूफ हैं, ये ईमानदार लोग मैं समझता हूं ये बेवकूफ हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ईमानदारी से नौकरी करना जुर्म है? तो और क्या करें फिर? आप ये क्यों नहीं कहते कि इस तरह के अहकामात जारी करना नाइंसाफी के ये जुर्म नहीं है? लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि ये भी उसी तरीके से माल पानी बनाए जैसे आपने बनाया। मैं तो यही समझता हूं कि यहाँ पे रिश्वत, यहाँ पे बेईमानी, यहाँ पे नाइंसाफी है ही सिर्फ इसलिए कि ये हुक्मरानों के यहाँ नहीं है। जब हुक्मरान इंसाफ करेंगे या जब हुक्मरान ईमानदारी से काम करेंगे, जब हुक्मरान ईमानदारी से फैसले करेंगे, तो फिर
एक मेरे जैसे छोटे मुलाजिम की जरूरत नहीं हो सकती कि वो गलत फैसले करे या बेईमानी करे। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? ओ भाई मेरे, आप अपनी औलाद की खुशियों के लिए अपनी कब्र भारी क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो भारी होना है। आप अपना बुढ़ापा भारा कर रहे हो ना, ये लेके फिर रहे हो ना डॉक्टरों के कागजात, दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो ना। हाय यार कैसी बेवकूफों वाली सोच है आपकी ये। देखिए फरीद मियाँ, बात ये है कि यहाँ पे इसी तरह के फैसले होते हैं। आप छोटी सी मुझे बात बताएं, भाई क्या वजह है अगर आपको पंजाब बोझ लग रहा है या पंजाब के ये बूढ़े आप पे बोझ महसूस हो रहे हैं, तो भाई क्या इनके यहाँ सुबह नाश्ते की बारिश होती है? क्या सुबह अंडे आके इनके सरों पे लगते हैं? ये वहां से पकड़ के तल के अपने बच्चों को खिलाते हैं? क्या डबल रोटी की बारिश होती है इनके घर में? क्या सुबह ये हंडिया के मसाले या सब्जी आके अखबार वाला इनको मुफ्त दे जाता है? अखबार के अंदर इश्तेहार की जगह सब्जी रख के दे जाता है इनको? बताएं ना। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसका कत्तन मतलब ये नहीं है कि ये भी अपनी नौकरी में करप्शन करते, ये भी अपनी नौकरी के अंदर माल पानी जमा करते, या आप तरगीब उन मुलाजमीन को दे रहे हैं कि वो ईमानदारी से नौकरी ना करें, वो करप्शन करें, माल जमा करें? मैं ये तरगीब बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पे बेईमानी शुरू हो जाती है निचले तबके में भी, जब ऊपर के लोग ईमानदारी से फैसले नहीं करते। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं इन लोगों को कि भाई ये जो लोग हैं, ये जब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है, ये गरीब आदमी जो बेचारा बीमार आपके सामने बैठा हुआ है, तो डॉक्टर इसको दवाई लिख के या दवाई पकड़ा के इसका माथा चूम के ये नहीं कहता कि आप जाएं घर, वो इससे पैसे लेता है और इसने दवाई लेनी है अपनी, इसने अपने बीवी की, अपने बच्चों के लिए दवाई लेनी है। बिल्कुल। इस बेचारे ने अपने बच्चों के लिए रोटी पकानी है घर में, उसने अपनी 3 बच्चियां ब्यानी हैं। अगर उसने ईमानदारी से नौकरी की है तो उसका ये जुर्म नहीं है कि आप उसको बुढ़ापा उसका खराब कर दें। वो बेचारा अगर रो रहा है तो इसीलिए रो रहा है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी की है, तो ये भी ईमानदारी और इंसाफ के साथ पब्लिक को देखे, पूरी आवाम को। इस तरह के फैसले करके ये खुद तकसीम कर रहे हैं कौम को। जी हाँ। ये खुद इस तरह की हरकतें करते हैं कि एक दूसरे के लिए दिलों पे नफरत पैदा हो। हालांकि सिंध का कसूर नहीं है, सिंध के लोगों का कसूर नहीं है, बलोचिस्तान के लोगों का कसूर नहीं है, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले जो भाई हैं उनका तो कसूर नहीं है। हाँ। कसूर तो उन लोगों का है जो इस तरह के गलत फैसले करते हैं। हाँ जी। पौधों की गोडी करते हुए 2 दफा सांप लड़ा है मुझे। हाय वो तो अल्लाह का आसान है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, दोनों दफा सांप ही मरा है। सांप फिर अपनी फैमिली को बता गया कि इस बाबे को नहीं लड़ना कर। उसके बाद अल्लाह के फजल से सांप तो नहीं लड़ा कभी, मगर इस उम्र में ये हुकूमत लड़ गई हमें। हाय ओ जी, कौन कौन से जुल्म नहीं बर्दाश्त किए नौकरी के दौरान। एक गांव में पानी चोरी करते हुए मैंने छापा मारा है, तो उस चौधरी ने ट्यूबवेल वाले कमरे में बंद करके मुझे 6 घंटे मारा है। फिर बाहर निकाल के उसी खाले में मुझे 1.5 घंटा गोते दिए। ऐਵੇਂ ही नहीं, मेरा मुंह मच्छी की तरह का हो गया। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ईमानदारी के साथ नौकरी अगर की जाए तो फिर ऐसी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। चले, अच्छी बात यह है कि आप इन पेंशनर्स का दुख और दर्द समझते हैं, और बात सिर्फ यहीं पर है कि इस बार ये 5% बढ़ी है। गुज़िश्ता साल अगर हम 2022-23 की बात करें, पंजाब हुकूमत ने पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया। अच्छा। 2021 और 22 की बात करें तो 10% किया। लेकिन अब की बार ये सरापा एहतजाज इसीलिए है कि भाई बाकी सूबों के अंदर जो है 17.5% पेंशन में इजाफा हो गया, तो हम पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन का आखिर क्या कसूर? और कहते हैं कि ये बोझ हैं, बोझ। आप ये देखिए, जो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, जो मेरे जैसे गाड़ी में बैठते हैं आके सुबह, जो आधा घंटा पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके इर्द गिर्द 3-4 लोग खड़े होते हैं। मैं आके उसका दरवाजा खुद खोलना भी पसंद नहीं करता। दरवाजा खुलता है, मैं उसमें बैठ के अपने दफ्तर चला जाता हूँ। वो बोझ है या इनकी ये 5% या 17% पेंशन बोझ है, जो सैकड़ों के मरलों के घरों में रहते हैं ऑफिसर, जो 100-100, 80-80, 70-70 कनालों के ऊपर रिहाइश पजीर हैं जो ऑफिसर, वो बोझ हैं या ये बोझ हैं? ये इनके 2 नवाले बोझ हैं हुकूमत पे,
जो पेट्रोल दिया जाता है हुकूमत की तरफ से, हाँ जी। जो हजारों की तादाद में इधर सरकारी गाड़ियां हैं, वो बोझ है या इनके बच्चों की दवाई या इनकी अपनी दवाई बोझ है? हाय। आप देखिए जाके इंग्लैंड में, आप देखिए जाके अमेरिका में, आप देखिए सारी बाशऊर कौमों के में जाके हाँ। कितनी सरकारी गाड़ियां हुकूमतों ने दी हुई हैं। जाके देखिए ये वजीर आजम जो है बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कितने से घर में रहता है, उसके घर से तो यहाँ के एसडीओ का घर बड़ा है भाई। हाँ। आप हैं बाबू, और आप जैसे बहुत सारे जो बाबू हैं, उन बाबुओं के मराद के अंदर कभी भी कटौती नहीं आती, क्योंकि वो बाबू अपने कलम को अपनी कटौती के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कटौती इन गरीब पेंशनर्स के ऊपर लगती है। हाँ जी। एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, ना मंजूर, एक मुल्क में दो कानून, ना मंजूर, एक मुल्क में दो कानून। ना मंजूर, ना मंजूर। अब ये देखिए फरीद साहब, ये हुक्मरानों को ये तो एहसास होना चाहिए कि इस उम्र में तो ये नारा भी नहीं लगा सकते। हाय। ये तो नारा भी लगाएंगे तो इन बेचारों को खांसी आड़े आ जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ। ये तो सारी दुनिया जानती है कि इंतहाई स्टाइलिश फनकार थे, बड़े ही प्यारे। उनका एक अपना अंदाज था, उनके बोलने का, उनकी अदाकारी का। अच्छा जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बड़े ही प्यारे शकील भाई इंतकाल कर गए। सर शकील के साथ मुझे और गौरी को ड्रामा करने का शर्फ हासिल है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि इंतहाई स्टाइलिश फनकार थे, बड़े ही प्यारे। उनका एक अपना अंदाज था, उनके बोलने का, उनकी अदाकारी का। बड़े ही प्यारे आदमी थे। हमें चूंकि उनके साथ थिएटर करने का मौका मिला, तो हम काफी दिन उनके साथ हमने गुजारे थे, याद है ना? जी जी, आप तो उधर मेन रोल में, मैं बिल्कुल मतलब एंट्री करता था छोटी सी। हाँ, आप अभी नए नए आए थे चूंकि उस वक्त, मगर वो प्यार सबसे कर रहे थे। वो मेरे चूंकि साथ उनका थ्रू आउट मेरा भी रोल था। मैं घर का मुलाजिम नौकर का था, आप रोल था। नौकर का पार्ट कर रहा था, और उस वक्त नौकर का पार्ट मेन होता था। तो चूंकि कॉमेडियन मेन नौकर ही समझा जाता था। तो शकील साहब घर के सरबराह के तौर पे, मालिक के तौर पे रोल अदा कर रहे थे। तो बड़ी प्यारी उनके साथ वो याद है मेरी। इंतहाई उन्होंने मोहब्बत फरमाई, और हम लोग तो चूंकि यही बड़ा खुश थे कि शकील साहब के साथ ड्रामा कर रहे हैं। कराची से जब ये तशरीफ लाए तो हमारी खुशी की इंतहा थी। बड़े एजाज की बात, बड़े एजाज की बात थी जी, क्योंकि आप देखिए ना, अंकल उर्फी, उफ, ओ हो, फिर आंगन टेढ़ा, फिर वो अनकही, ओ हो, ऐसा ऐसा लाजवाब जेर जबर पेश, शहजोरी, ओ हो। मतलब हर सीरियल में उन्होंने बड़ा ही प्यारा किरदार निभाया हुआ है, और लोगों के जहनों पे नक्श हैं आज तक। फिल्मों में भी काम किया उन्होंने, फिल्मों में। हाँ जी, फिल्मों में काम किया, बड़ा खूबसूरत। वो जो हॉलीवुड की फिल्म बनी थी जना, उसमें लियाकत अली खान का रोल अदा किया। जी हाँ, और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। बड़े प्यारे अंदाज के फनकार थे। और मेरे साथ उनकी कभी कभी जब बात होती थी, आखिरी बात उनके साथ मेरी, मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल पहले हुई। बदकिस्मती हमारी कि हम उसके बाद नहीं मिल सके। फ़ोन उन्होंने मुझे किया, किसी अमेरिका में कोई वकील थे, उनके मुतल्लिक पूछ रहे थे उनका एड्रेस या वो कैसे आदमी है ये। जी जी। अच्छा, वो वकील साहब भी फौत हो गए हुए और वो भी चले गए। शकील भाई भी बड़े प्यारे फनकार। मुझे याद है मेरे पास उनका नंबर नहीं था, तो जब उन्होंने फ़ोन किया और मैंने उठाया, तो मैंने ऐसे थोड़ी देर बाद ही, उनके बताने से पहले ही मैंने पहचान लिया कि ये तो शकील साहब की आवाज़ है। तो इतना खुश हुए, और अपने अंदाज में ही, कि तुमने वाकई मुझे पहचान लिया। मैंने कहा भाईजान क्या कर रहे हैं आप तो नक्श हैं हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे। तो बड़े प्यारे इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। भोपाल में 1938 में वो पैदा हुए थे, और 85 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और जैसा उन्होंने काम किया हुआ है, जिस अंदाज से जो उनका काम पड़ा हुआ है हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, जी जी। वो नए लोगों के लिए मशाल राह है।
बिल्कुल ठीक है लोग अजीज। उससे, नए आने वाले उससे इस्तेफादा करते रहेंगे। बड़े प्यारे फनकार थे और बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। अजीज जी, जो आपने और मैंने ड्रामा किया था शकील साहब के साथ अलमरा में, उसका नाम था एक और तलाश। ओ यार माशाल्लाह, कैसी याददाश्त है आपकी। एक और तलाश। एक और तलाश, बहुत अच्छे, वही ड्रामा था बिल्कुल। बड़ी प्यारी यादें हैं जी उनके साथ। अल्लाह ताला बड़ी इज्जतें दे उनको और बड़ा नवाजे उनको अपनी रहमतों से अगले जहान में भी। तो दूसरा एक अर्ज ये करनी थी कि बड़ी ईद पे ना जी, फरीद साहब जब कुर्बानी हो रही थी और हर तरफ जानवर बड़े बड़े ये बछड़े और बकरे और ऊंट बंधे हुए देखे, जी जी। तो उसी दौरान कर्जे का शोर था, IMF के कर्जे का। हाँ जी। तो मेरे ज़हन में आ रहा था, मुझे ये मालूम नहीं है चूंकि मैं इतना जानता नहीं हूँ, ये उलामा से फतवा लेना चाहिए कि मकरूज आदमी पे तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। सुना यही है। बिल्कुल ठीक बात तो है ये तो सारी कौम मकरूज है। हर शख्स पे, हर पाकिस्तानी पे 2 लाख तकरीबन 30,000 रुपया कर्जा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अरबों रुपए की कुर्बानी देते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 400 अरब रुपए की तकरीबन हमने कुर्बानी की है पाकिस्तान में। जी जी जी। जनाब चूंकि हमने कोई 65 लाख जानवर तो जो मंडियों वालों ने बताया है ना जी, जी जी। तो जो गांव में जो ज़िबा हुए हैं इस तरह के इलाकों में जहां मंडियां नहीं लगी और लोगों ने पाल के भी फिर बेशुमार जानवर, लाखों जानवर पाल के लोग देते हैं, हाँ जी। तो ये कोई तकरीबन बन जाता है 400 अरब रुपए का, बल्कि अबव देन 400, अच्छा। मतलब को 450 अरब का जानवर हमने ज़िबा किया है। और आप ये देखें कि जो हमें कर्जे की पहली किस्त मिली है वो भी तकरीबन इतनी ही है। होय होय होय। अजीजी, हम तो 1.3 अरब डॉलर के पीछे IMF के हाथ पांव जोड़ रहे थे कि अल्लाह के वास्ते हमें, खुदा के वास्ते हमें ये दे दो। ये तो अभी जाके खबर आई है कि जी 9 माह का स्टैंड बाय हमारे दरमियान, IMF के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 3 अरब डॉलर मिलेंगे। तो हम तो बुनियादी तौर पे मकरूज तो कौम ये हैं। जो 1.3 अरब है, इससे हमने ज्यादा की कुर्बानी कर दी है। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा प्लान सोचें, यहाँ उलामा भी बैठे, कोई सिर्फ चलें कुर्बानी से ही नहीं हमारी जान छूटेगी कर्जे से, मगर इसको भी शामिल करें। उस तरह की कोई स्कीम ना हो जो मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। वो आज तक स्कैंडल्स ही उसके लोग सुनाते रहते हैं मीडिया पे बैठ के। कोई साफ शफाफ सारी पार्टियां मिल बैठ के, जिस तरह आप अपने वोटों की गिनती के लिए बैठ जाते हैं, हाँ। इसी तरह आप सारे अगर मिल बैठ के तो कर्जे के लिए। भाई मेरे जहन में तो ये आ रहा था कि हम कुर्बानी की बजाय जितने जितने की सब ने कुर्बानी देनी है वो पैसे जाके गवर्नमेंट को जमा करा दें कि भाईजान पहले को कर्जे का तो बंदोबस्त करें ना। सही। तो गो कर्जा हम पे जो चढ़ चुका है पिछला, हाँ। वो इससे बहुत ज्यादा हो हाँ। गया हुआ है, मगर किसी ना किसी तरीके से तो अगले कर्जे से तो जान छुड़ा लें। अजीजी, एक एतमाद का फुकदान है। अभी हालिया माजी के अंदर जो डैम के हवाले से बड़ा लोगों में एक शऊर उजागर किया गया, लोगों से रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है हाँ जी। डैम के हवाले से, उसमें लोगों ने पैसा जमा कराया और बिल्कुल। बाद फिर लोगों ने पूछा भाई वो पैसा गया कहाँ? हाँ जी, बल्कि वो साकब निसार साहब जो है डैम वाला बाबा मशहूर हो गए। हाँ हाँ, यहाँ पे यही मजाक होता है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि यार खुदा के वास्ते कुछ ऐसी प्लानिंग करो साफ सुथरी, क्यों नहीं कर सकते? ये तो वो कौम हम बन चुके हैं कि ये कुरान पाक की जो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिन्होंने ये की है तौहीन स्वीडन में। उस मौका पे यार हमारी कौम सोशल मीडिया पे तकसीम है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये देखो जी हमने ये करना था, इन्होंने ये क्या कर रहे हो यार? कुरान पाक के मसले में तो आप एक हो जाए, वाह। क्या कर रहे हैं आप? तकसीम तो बहुत है, दूरियां बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। अजीजी साथ बिठाएगा कौन इन्हें? इस तकसीम को कौन खत्म करेगा? यही तो सवाल है। यही सवाल है। और पता नहीं किस तरह मतलब कर्जा इन्ना चढ़ गया है कि ईमान नाल हुण रोटी खांदे डर लग रहा हुंदा कि ए भी अमरीका दी, ए भी अमरीका दी, ए एक छोटी मोटी अमरीका दी तुसी ले लो जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, बल्कि इल्म वो है जो आपके अमल और किरदार से जाहिर हो। क्या बात है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।